Hello students, how are you all? Hope you are all doing well. तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस इन गॉसस लॉ। तो इसमें हमने इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि गॉस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। तो क्लोज सरफेसेस के लिए गॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो अब हम आज करेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो आपके पास एक वायर है जिसके ऊपर जो है वो चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसकी वजह से आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए वायर। ठीक है, हमने एक वायर बना ली जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ इस तरीके से। उसके बाद गॉस लॉ इज़ वैलिड फॉर क्लोज सरफेसेस। ठीक है, और जो क्लोज सरफेस, ये तो क्लोज सरफेस नहीं है। ठीक है, तो क्लोज्ड बनाने के लिए इसको हम एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ये लाइन है, तो लाइन को क्लोज करने के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर आता है वो कौन सा आता है, सिलेंडर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जो इस वायर को एनक्लोज करता है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है जी, एल है। तो अकॉर्डिंगली ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसकी लेंथ भी कितनी आएगी जी, एल आएगी। ओके, उसके बाद हमने निकालना क्या है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने क्या निकालना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली होती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी कूलम फोर्स, किसी भी बॉडी या टेस्ट चार्ज, ठीक है, अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लें तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी चार्ज बॉडी की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इसको ये हम लिख सकते हैं F/Q0। ये जो F है ये कौन सी फोर्स है जी, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये कितनी लग रही है टेस्ट चार्ज पे किसी चार्ज बॉडी की वजह से, वो हमको क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट, कूलम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे इस जो लाइन चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो गॉस लॉ जो है इसको इजी बना देता है। जब हम इस लाइन चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो हमें क्लियरली जो है वो नॉर्मल्स ड्रा करने हैं, एंड वी सी द एंगल्स बिटवीन नॉर्मल्स एंड area vector, normals and electric field. Okay, so let us see what's happen here. First we have this cylinder, और मैं सपोज करता हूँ कि सिलेंडर की ये जो सरफेस है ये सरफेस S1 है, और ये जो सरफेस है ये कौन सी सरफेस है जी, S2 है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल कहाँ को होगा, टुवर्ड्स राइट। ठीक है जी। ओके, और ये नॉर्मल मुझे किसकी डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एक एलिमेंट में ले लेता हूँ, यानी एक पोर्शन में ले लेता हूँ इस सरफेस की, जिसको मैं लिखता हूँ DS2। तो ये जो नॉर्मल है ये मुझे किसकी डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर DS2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रा की मैंने, एंड दिस नॉर्मल इज़ N, और ये पोर्शन है इस S1 सरफेस का, लेट इट बी DS1, सॉरी हाँ DS1। तो ये DS1 जो है इट इज़ द एरिया एलिमेंट ऑफ दिस सरफेस। एरिया एलिमेंट मीन्स स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सरफेस। तो ये नॉर्मल है, ये मुझे किसकी डायरेक्शन देगा, इस एरिया एलिमेंट यानी इस एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये डायरेक्शन DS1 एरिया वेक्टर। ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो बची वो कौन सी बची, थर्ड सरफेस। अब यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी नॉर्मल लगा सकता हूँ,
और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ एज यू विश, क्योंकि नॉर्मल इस जो कर्व सरफेस है इसके यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है और यहाँ भी नॉर्मल है। सपोज मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे ये आ गया इसका, यहाँ पे चलो एक्सप्रेशन करना है, लेट मी ड्रा हियर, यहाँ पे आ गया इसका नॉर्मल फॉर थर्ड सरफेस, यानी ये थर्ड सरफेस है, इसको मैं S3 लिख देता हूँ। और ये मुझे एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसका, जिसका नाम क्या है DS3, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल मुझे किसकी डायरेक्शन दे रहा है, DS3 एरिया वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, DS3 एरिया वेक्टर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी, ठीक है जी। यानी ये जो वायर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल की डायरेक्शंस तो आ गई, क्लोज सरफेस हमने बना लिया, हमने नॉर्मल्स भी बना लिए, 3 नॉर्मल टोटल हैं, तो यही लाइन चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ में आप जाओ, वहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। कोई भी कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस नहीं होती बल्कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर ये वायर है, ये चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं बनेगी, नो, अलोंग द लाइन नहीं है बल्कि ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली यहाँ भी ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज यूनिफॉर्म वायर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी, ठीक है ना, लाइक दिस, आई विल राइट हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, but it's only upwards or downwards, ठीक है जी। तो let us now start applying Gauss law over here. So as we know that according to Gauss law, electric flux phi is equal to integration, surface integration of E dot ds. okay, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह क्या होगी, सेम होगी, इसकी वजह से आइदर यहाँ पे ज़ीरो होगी और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओके, और यहाँ पे सिलेंडर है ऑफ लेंथ एल, ठीक है। सपोज मैं मानता हूँ कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है जी, आर है, आर रेडियस है, आर इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, थोड़ा क्लियर करके लिखो इसको, आर इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि आई हैव डिवाइडेड दिस दिस एस इनटू 3 पार्ट्स, ओके, एंड दिस ई इज़ कांस्टेंट। ओके, सो अकॉर्डिंगली ई जो है हमारे पास सेम रहेगा, बट वी हैव डिफरेंट एस एंड अकॉर्डिंग कंसिक्वेंटली डी एस। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट आई हैव टू राइट ई डॉट डी एस 1, ओके, E dot ds1 plus E dot ds2 plus E dot ds3, ठीक है जी। दिस होल इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इट इज इक्वल टू Q by एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब ये E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3 जो आया है वो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ E डॉट ds, क्योंकि हमारे पास सरफेसेस कितनी है जी, 3 है। सो E डॉट ds1 की वैल्यू कुछ और होगी, E डॉट ds2 की वैल्यू कुछ और होगी और E डॉट ds3 की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो ये सब किसके बराबर आता है, Q by एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बोला है, गॉस लॉ ने। तो गॉस लॉ हमने अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन 3 का जो रिज़ल्ट आता है क्या आता है। अब E डॉट ds1 देखते हैं हम, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है, अपवर्ड्स, ठीक है, और ds1 की कहाँ को है, लेफ़्ट साइड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को आएगी, ये इस सरफेस पे अपवर्ड्स, ठीक है ना। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द एंगल बिटवीन ds1 एंड E इज़ व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है ना।
सो यहाँ इसलिए cos 90 क्या आएगा जी, 0. सो दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है जी. तो इसलिए हमारे पास ये क्या आएगा, 0 आएगा. प्लस व्हाट विल बी अबाउट ds2 के लिए भी सेम कंडीशन है. ये इसका नॉर्मल है टुवर्ड्स राइट, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी, अपवर्ड, ठीक है ना. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री. ये अपवर्ड है, ये राइट में है, अगेन 90 डिग्री. सो ds2 ई डॉट ds2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज़ 0. ओके, सो अकॉर्डिंगली ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो हमारे पास बचा खाली ई डॉट ds3, ठीक है जी. तो यहाँ पे ई की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है. ds3 की डायरेक्शन कहाँ को है, अपवर्ड को है. दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल यानी सेम है. तो इसलिए एंगल क्या है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, ठीक है ना. सो 0 डिग्री एंगल है, तो cos 0 इज़ 1. तो cos 0 इज़ 1 means we have this product EDS cos 0 is 1, so we can write it is equal to EDS 3. EDS 3 is equal to Q by epsilon naught. Now we have to calculate only EDS 3, ठीक है. But we are finding E, we are calculating E. What we are calculating? We are calculating E. तो E को हमने निकालना है. Since E is constant, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे हर जगह क्या होगी, सेम होगी. तो E जो है बाहर आएगा. वी आर रिमेनिंग विद ds3, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज ds3? ds3 क्या होगा, ds3 होगा अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. तो उसका क्या फार्मूला होता है, आप लिखिए. Curved surface area of the cylinder is, yes, 2 pi RL. Okay, it's 2 pi RL. So let it be equation number 1. E ds 3 is equal to Q by epsilon naught. It be equation number 1. So हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ds3 is what, this is the curved surface area of cylinder which is equal to 2 pi RL. okay, therefore equation 1 becomes, equation 1 हमारे पास क्या आएगी, therefore equation 1 becomes क्या आएगी, equation 1 हमारे पास E multiply by 2 pi RL, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन कितना आया, 2 पाई RL इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2. अब उसके बाद में आपने E की वैल्यू निकालनी है. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई चार्ज जो है वो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 तरीके से. या तो वो लाइन पे होगा, या वो सरफेस पे होगा, या वो किसी वॉल्यूम में होगा. ठीक है, तो अगर लाइन पे है तो उसको हम लाइन पे एक जो है एक यूनिट लाइन में कितना, यानी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर लाइन में कितना चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. और वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ Q बाई एल. सिमिलरली अगर सरफेस पे है तो दैट विल बी सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. और अगर वॉल्यूम में है तो उसको हम रो से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रो. दैट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है जी. लेकिन यहाँ पे हमने चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, लाइन पे किया है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा आएगा, वी हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है जी. तो अगर मैं सपोज करूँ, ये लिख देना आप पास करके बाद में, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि इफ़ आई हैव लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन लैम्डा इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई L. और Q क्या है, टोटल चार्ज. तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये कितना निकलेगा, विच इम्प्लाइज दैट Q इज़ इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई L. सो दिस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई Q की जगह लैम्डा L हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सो हम डायरेक्ट लिखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ये आप खुद लिख लेना,
देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, मैं इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, E मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, क्यू की जगह पे क्या लिखना है जी, लैम्डा एल। सो क्यू की जगह पे हम लिखेंगे लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अब ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, दोनों न्यूमिनेटर्स में है तो कैंसिल हो जाएगी, ई हमारे पास बचेगा एंड वी विल राइट इट लैम्डा डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पहले इसको लिखेंगे, लास्ट में हम किसको लिखेंगे, आर को, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन आ रहा है, हमारे पास ये कंक्लूजन आ रहा है कि सिंस 2 पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए वायर वेरीज एज इट इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो लैम्डा मीन्स अगर हम जितना चार्ज बढ़ाएंगे, लैम्डा मीन्स चार्ज डेंसिटी, यानी हम इस चार्ज को जितना हम ज़्यादा डेंस करेंगे उतनी ज़्यादा इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है जी। और अगर हम आर जो है, डिस्टेंस जो है, अगर हमने जितना ज़्यादा इधर दूर होगा कोई हमारे पास जहाँ पे हमने पॉइंट पे मेजर करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज़्यादा दूर होगा तो उतनी ज़्यादा हमें क्या आ जाएगी, कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जितना ज़्यादा आर को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी, जितना आर डिक्रीज़ होगा तो ई इंक्रीज़ होगा। सो वी हैव फार्मूला ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो ये फार्मूला अब हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉइंट की पोजीशन क्या है और वो पॉइंट जो है वो कितना दूर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर से। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, नेट की स्पीड भी नहीं है ज़्यादा, तो चलो आज के लिए यही एप्लीकेशन इसकी पहली थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा, आज ही वो लेक्चर भी होपफुली दे दूंगा मैं, वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सम न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये पोर्शन न्यूमेरिकल्स के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में इस पोर्शन से एक या आधा कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन गास लॉ इज़ very important topic of electrostatics. Okay, thank you.